हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे CITS या CTI के 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फिटर, टर्नर, वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो टॉप 500 क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है, इसका ये पार्ट 9 रहने वाला है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक वीडियोस दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो पार्ट 8 जहाँ पर ख़त्म हुआ था, उससे आगे का जो प्रश्न है, उन सभी को हम इस पार्ट 9 में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स, हर एक एग्ज़ाम में आपके 5 से 6 प्रश्न तो कम से कम रहता ही रहता है। और ये तो कम से कम है, इससे ज़्यादा भी प्रश्न हो सकता है। ओके फ्रेंड्स। और ये 100% आपके यहाँ से 5 से 6 प्रश्न आपके हर एक एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा। उसीलिए फ्रेंड्स, इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएँ। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको NSTI में सेलेक्शन लेना है, इस पूरे सीरीज को ज़रूर से ज़रूर देख लें। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201। लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल पकड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टेल स्टॉक पर पकड़ा जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यह टेल स्टॉक लेथ के दाईं तरफ फिट रहता है। इसका मुख्य प्रयोग जॉब को सेंटरों के बीच बांधने के लिए ड्रिलिंग, रिमिंग तथा टैपिंग आदि ऑपरेशन के लिए और सेट ओवर विधि से टेपर टर्निंग करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202। लेथ मशीन पर उच्च गति पर वर्कपीस की टर्निंग करने के लिए वर्कपीस को निम्न में से किस केंद्र द्वारा सेंटर के बीच पकड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रिलीविंग सेंटर के द्वारा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रकार के सेंटर में घर्षण पैदा नहीं होती, क्योंकि इसकी बॉडी में एक बियरिंग फिट रहती है। इस प्रकार कार्य के साथ सेंटर भी घूमता है। इसका मुख्य उपयोग वहाँ होता है जहाँ पर बड़े व भारी कार्यों को अधिक स्पीड पर चलाना हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203। फॉलोवर स्टडी फिक्स की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सैडल पर फिक्स की जाती है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉलोवर स्टडी लेथ के कैरेज के सैडल पर लगाया जाता है। यह कैरेज के साथ साथ चलता है। इस प्रकार कटिंग प्रक्रिया के दौरान कार्यखंड को लगातार सपोर्ट प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 204। अनियमित जॉब को टर्न करने के लिए जॉब को बांधा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फेस प्लेट। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो फेस प्लेट कास्ट आयरन की बनी होती है।
और अनियमित जॉब को पकड़ने के लिए यह नट बोल्ट की सहायता से क्लैंप करने के बाद टर्न यानी कि घुमाना किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 205। एक कोणीय जॉब को फेस किया जाता है, इसके लिए इसे बांधा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फेस प्लेट पर। कोणीय जॉब को फेस के लिए इसे फेस प्लेट पर बांधा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 206। मशीनिंग क्रिया करते समय एंगल प्लेट को पकड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फेस प्लेट पर पकड़ा जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो मशीनिंग क्रिया करने के लिए एंगल प्लेट को फेस प्लेट पर नट बोल्ट की सहायता से पकड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 207। एक स्टैंडर्ड राइट हैंड टूल होल्डर टर्निंग के लिए उपयुक्त है, यानी किसके टर्निंग के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हेड स्टॉक के पास टर्निंग के लिए उपयुक्त है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक स्टैंडर्ड राइट हैंड टूल होल्डर हेड स्टॉक के पास टर्निंग के लिए उपयुक्त है तथा इस प्रकार का कटिंग टूल टेल स्टॉक के सिरे से हेड स्टॉक सिरे की तरफ कटिंग क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 208। फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनियमित जॉबों को पकड़ने के लिए फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो फेस प्लेट का प्रयोग अनियमित जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह कास्ट आयरन की गोलाकार प्लेट होती है। इसके सेंटर में आंतरिक चूड़ियाँ यानी कि थ्रेड कटी होती है। इसके फेस पर आयताकार या टी आकार के स्लॉट कटे होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 209। फेस प्लेट पर जॉब की बैलेंसिंग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जॉब को एक समान घुमाने के लिए। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो फेस प्लेट पर जॉब की बैलेंसिंग जॉब को एक समान घुमाने के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 210। लेथ फाइल के फेस पर दांते कटे होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिंगल कट दांते कटे होते हैं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो लेथ फाइल के फेस पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। इस कट के फेस के ऊपरी दांते 60 डिग्री पर काटे जाते हैं। इस फाइल के दांते समानांतर होते हैं। इस फाइल से नॉन फेरस धातुओं पर फाइल की जाती है। औजारों की धार बनाने के कार्य में अधिक प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 211। मॉड्यूल 3 के 54 दांते युक्त स्पर गियर को काटने के लिए कौन से आकार के गियर ब्लैंक की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 168 mm आकार के गियर ब्लैंक की आवश्यकता होती है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो मॉड्यूल 3 के 54 दांते युक्त स्पर गियर को काटने के लिए 168 mm आकार के
गियर ब्लैंक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 212। 19 डिग्री 40 मिनट के कोण को इंडेक्स करने के लिए किस इंडेक्स प्लेट की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्लेट सेकेंड की आवश्यकता होती है। 19 डिग्री 40 मिनट के कोण को इंडेक्स करने के लिए प्लेट सेकेंड इंडेक्स प्लेट की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 213। मैंड्रल का प्रयोग किसको पकड़ने के काम आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हॉलो जॉब को पकड़ने के काम आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 214। लेथ पर गियर या पुल्ली को पकड़ने के लिए कौन सा साधन प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मैंड्रिल। अब आइए फ्रेंड्स, जो मैंड्रल इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसका प्रयोग किसी गियर को बनाने के लिए पहले उसे ब्लैंक को बनाया जाता है, फिर मैंड्रिल के साथ ब्लैंक को मिलिंग मशीन पर बांधकर दांते काटे जाते हैं और अन्य कार्य क्रियाएं की जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 215। लेथ में जॉब को किस साधन द्वारा पकड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जा चक्र के द्वारा पकड़ा जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो लेथ में जॉब को जा चक्र द्वारा पकड़ा जाता है। अगला है लेथ जा चक्र निम्न प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है 3 जा चक्र और दूसरा होता है 4 जा चक्र। अब आइए इन दोनों के बारे में समझते हैं। तो पहले समझते हैं 3 जा चक्र के बारे में। तो इसे यूनिवर्सल चक्र के नाम से भी जाना जाता है। 3 जा चक्र में सेंटरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा है 4 जा चक्र। तो 4 जा चक्र को सेंटरिंग करने की ज़रूरत है, इसके द्वारा अनियमित जॉब को पकड़ा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो 3 जा चक्र है और जो 4 जा चक्र, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दोनों को आप अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर 216। नर्लिंग क्यों की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सतह को खुरदरा बनाने के लिए नर्लिंग की जाती है। अब आइए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि नर्लिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया में जॉब के ऊपर नर्लिंग टूल द्वारा कटावदार या सीधे उभार बनाए जाते हैं या सतह को खुरदरा बनाया जाता है ताकि पकड़ने में हाथ से स्लिप या फिसले नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 217। बेलनाकार रफ कास्टिंग की टर्निंग के लिए जॉब को पकड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कालेट चक्र में पकड़ा जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार के चक्र में छोटे साइज के जॉब और पिनो आदि को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें बेलनाकार चौकोर षष्ठभुज आकार के जॉब आसानी से बांधे जा सकते हैं। बेलनाकार चौकोर और षष्ठभुज आकार के कार्यों के अनुसार अलग अलग आकार कालेट प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 218।
स्टेप टर्निंग में पहले यह किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि छोटे व्यास का स्टेप किया जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टेप टर्निंग में पहले छोटे व्यास का स्टेप किया जाता है। किसी जॉब को चल केंद्रक तथा डेड सेंटर में बांधकर उस पर छोटे व्यास से बड़े व्यास की ओर स्टेप टर्निंग की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 219 नर्लिंग क्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दबाव देकर झिरिये डालने की क्रिया है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो नर्लिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया में जॉब के ऊपर नर्लिंग टूल के द्वारा कटावदार या सीधे उभार बनाए जाते हैं। नर्लिंग अच्छी पकड़ के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 220 जर्नो टेपर का अनुपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1:20 होता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो जर्नो टेपर 20 प्रकार के होते हैं, जिन्हें 1 नंबर से 20 नंबर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 221 सुराख की जांच करने हेतु कौन सा गेज प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। अब आइए फ्रेंड्स, जो प्लग गेज है इसके बारे में समझते हैं। तो इस गेज का प्रयोग प्लेन स्मूथ होल के साइज को चेक करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 222 स्क्रू थ्रेड का पिच किस गेज द्वारा मापते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्क्रू पिच गेज के द्वारा मापा जाता है। अब भाई फ्रेंड्स, जो स्क्रू पिच गेज है इसके बारे में समझते हैं। तो जब लेथ मशीन पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से चूड़ियाँ बनाई जाती है तो उसके कोण, गहराई, पिच आदि को चेक करने के लिए जिस गेज का प्रयोग किया जाता है उसे स्क्रू पिच गेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 223 एक ड्रिल का कोण किस गेज द्वारा मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एंगल गेज के द्वारा मापा जाता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि एंगल गेज के बारे में समझते हैं। तो इसे एलॉय स्टील से बनाया जाता है। इसके फेसों को लैपिंग कर दिया जाता है। इसका प्रयोग जॉब के कोण को मापने के लिए, मशीन के टेबल पर जॉब को सेट करने के लिए तथा ड्रिल कोण मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 224 किस ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम का उपयोग अधिकांश धातुओं पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक न्यूट्रल फ्लेम का। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो उदासीन ज्वाला में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का अनुपात समान होता है। यह ज्वाला धातु पर कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करती है, अर्थात धातु के प्रति उदासीन रहती है। इस ज्वाला का उपयोग इस्पात, बेदाग इस्पात, तांबा, एल्युमिनियम, ढलवा लोहा आदि वेल्ड करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 225 5 mm से कम मोटाई की प्लेटों के वेल्डन के लिए इसके किनारों की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोर तलन
यानी कि वेबलिंग की ज़रूरत नहीं होती। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो 5 mm से कम मोटाई की प्लेटों के वेल्डन के लिए इसके किनारों को वेबलिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आर्क वेल्डिंग में फीलर 30 डिग्री से 40 डिग्री पर वृत्तीय रोटेशन से वेल्ड होता है। और फ्रेंड्स, नोट में दिया गया है कि ये जो प्रश्न है इसका जो उत्तर है वो बी, आयोग के द्वारा इसका उत्तर बी दिया गया है, यानी कि बी माना गया है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न तो पक्के आपके 100% आपके यहीं से पूछे ही जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसीलिए इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूले, एग्जाम से पहले इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।